स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय इला क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति। आज मैं लेकर के आ गई हूं अपने क्लास 12th के बच्चों के लिए मॉडल पेपर क्वेश्चंस। तो आज हम फिर से जो है हमारे स्टूडेंट के द्वारा जो भेजा गया क्वेश्चन पेपर है वही करने वाले हैं। जो आज का क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं वो है पलक का। और पलक की तरह आप भी मुझे अपने क्वेश्चन पेपर्स भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप में कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट से बिना देर हुए अभी लिंक पर क्लिक करेंगे। सारे नए बच्चे जो क्लास को देख रहे हैं और अगर इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि क्लास 12 के एग्जाम की तैयारी फिजिक्स के लिए आपको यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि इला क्रांति मैम यानी कि मैं आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ। मॉडल पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में जो तैयारी की जानी चाहिए वो मॉडल पेपर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आप लोगों को किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो है आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो लगातार वो इस चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स के रिलेटेड वीडियोस जो है लगातार मिल रहे होंगे। तो आज हम जो है शुरू कर रहे हैं एक नया मॉडल पेपर। एक बार जो है क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं मॉडल पेपर का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आप लोगों को स्टार्टिंग में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा आप लोगों को जो है 1 नंबर वाले सवाल, 2 नंबर वाले सवाल, 3 नंबर वाले सवालों को जो है एक बार क्विकली गो थ्रू करना है आप लोगों को, जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होगी तो कि कौन सा सवाल आपको पहले करना है। तो जो आप एकदम पक्के से जिसको कर सकते हो उसी सवाल को आपको पहले करना होगा। और इसलिए आप लोगों को जल्दी से एकदम क्विकली जो है पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लेना है। जैसे ही आप गो थ्रू कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेने के बाद आप शुरू करेंगे, राइट। तो जो क्वेश्चन में आप परफेक्ट हो उस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कोशिश करो कि बड़े क्वेश्चन से पहले शुरू करो। बड़े क्वेश्चन से पहले शुरू करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ये 5 नंबर वाले जो आपके सवाल होते हैं, इन 5 नंबर के सवालों को हल करने में आपको काफी ज्यादा समय लगता है और आप शुरुआती तौर पर बहुत सारा समय किसी पहले दूसरे प्रश्न में दे रहे होते हैं। तो बेहतर है कि भाई जिन प्रश्नों में आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करो, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपको छोटे सवाल जो ज्यादा नंबर कंसिडर करते हो, जैसे कि लाइक 2 नंबर के सवाल या 3 नंबर के सवाल, जिसको आप कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आप 10 मिनट में हो सकता है कि आप जो है कम से कम 8 नंबर के सवाल या 10 नंबर के सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट आप करिए। अगर इस पर आपको मैनेजमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम में केवल और केवल क्वेश्चंस का मैनेजमेंट कैसे करना है ताकि टाइमली आप चीजों को कंप्लीट कर पाओ, इस पर मैं आप लोगों को गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल हम शुरू करें पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है हमें क्या पूछा गया है एक बार पढ़ लेते हैं। लेंस मेकर सूत्र 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2 में से कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो समझो प्रश्नों को कि जो हमको सूत्र यहाँ पे दिया गया है वो लेंस मेकर सूत्र हमको दिया गया है और हमें ये पूछा जा रहा है कि इस लेंस मेकर सूत्र में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, मतलब कि जो गोलियां हमारे पास यहाँ पर पृष्ठ होते हैं उनके लिए हम ये फोकस दूरी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो लेंस मेकर सूत्र हम लोगों को मिलता है, इससे पहले हम गोलियां पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कर चुके होते हैं, जिसकी सहायता से ये हम लोग फाइनल सूत्र ज्ञात करते हैं, जो कि 5 नंबर का सवाल भी आता है। लेकिन यहाँ पर अगर कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकस दूरी प्रयुक्त की जाती है वो हमेशा प्रथम की जाती है। तो जिस भी बच्चे ने ये सवाल अटेम्प्ट किया है तो उसने पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आएगा हमेशा प्रथम। ठीक है, क्योंकि जिस गोलीय पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने लेंस मेकर सूत्र निकाला है, वहां पर जो है हमारा जो प्रथम फोकस दूरी है वो आप लोगों का यहाँ पर प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमको दिया है ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति हो या पी टाइप अर्धचालक की प्रकृति हो, जब हमारे पास क्या है केवल एन टाइप या फिर हमारे पास केवल पी टाइप अर्धचालक हमारे पास है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन प्रकृति होती है। तो इसके लिए आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऋणात्मक आवेशित या धनात्मक आवेशित ये कब होगा, जब हम लोग यहाँ पर जो है
लाइक यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ये उदासीन रहेगा, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इनके इनको जो है इनके सिरों पर जब हम जो है विभवांतर लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिया हो पाएगी। और विभवांतर भी कब, जब यहाँ पर जो है पी और एन दोनों को मिलाकर के संधि डायोड बना लिया जाता है, उसके बाद ही हम किसी अर्धचालक का उपयोग कर पा रहे होते हैं, या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर जब बना दिया जाता है उसके बाद आप इन अर्धचालकों को प्रयोग कर पाते हो। उससे पहले ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हर क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो इससे आप लोग जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, या फिर आप पूरा सॉल्यूशन देख लेने के बाद हर मॉडल पेपर को जितना भी मैं आपको करा दी हूँ, एटलीस्ट इतने मॉडल पेपर देखो, कम से कम अगर 5-10 जितने भी मॉडल पेपर आप लोगों से हो पाए, अगर एग्जाम के पहले उतने मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आप समझ जाओ कि आपका एग्जाम बहुत सॉलिड जाने वाला है, ठीक है। आपने कितनी भी पढ़ाई करी है साल भर, अगर आपने मॉडल पेपर एनालिसिस नहीं किया है, आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं 2 से 3 बार हर पेपर को, तो मतलब वहां पे आप समझ जाओ कि दिक्कत आएगी आपको डेफिनेटली। इसलिए मैं कह रही हूं कि या तो आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, या तो आप पूरा सॉल्यूशन एक बार देख लेने के बाद खुद को टाइम दीजिए, और टाइम दे करके आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे, तो 5 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। आपको जो है किसी एक क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, उसका सॉल्यूशन अगर आपको मिल जा रहा है, जैसे कि मैं आपको अपने चैनल पर दे रही हूँ, तो उसको आप सॉल्व करो, अदरवाइज उसको स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। हम भी आगे बढ़ चुके हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 तथा क्या है R2 है। यदि R1 बराबर क्या हो NR2, क्या R1 बराबर NR2 हो, तो N का संभाव्य मान क्या होगा। तो यहाँ पे N का मान आप लोगों को बताना है। यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या है, समझ लेते हैं। 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो एक बार श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1, एक बार समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2। अब उन दोनों के बीच का हमको ये रिलेशन दिया है, सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको प्रश्न समझा दिया है कि आई होप आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल है यहाँ पर, फटाफट से क्विकली समझ जाओ कि हमारे पास यहाँ पर 5 रजिस्टर, मान लो कि आर 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 आर, इस तरीके से हम क्या ले लिया, हम लोगों ने 5 रजिस्टर ले लिया। अब इनको हम लोगों ने क्या किया, अगर श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ा है, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है तुल्य मिल गया। वो क्या मिल गया, तुल्य मान लो कि यहाँ हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, 5R हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इन्हीं को समानांतर क्रम में जोड़ लेंगे, तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइक इसको अगर हम थोड़ा सा साइड कर ले, ओके, तो एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं समानांतर क्रम। हमने ये प्रतिरोध लिया, 5 प्रतिरोध को मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, समानांतर क्रम में कनेक्ट कर रही हूँ। अब आप ये बताओ, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर समानांतर क्रम में 5 प्रतिरोध है, और इन सारे प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधों के जो इन सारे प्रतिरोधों के जो प्रतिरोध है वो एक समान है, ठीक है। मतलब कि आर आर आर, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया है, शॉर्टकट है ये कि जब अगर मान लो क्या है कि जब अगर प्रतिरोध समान है, अगर 2 है तो R/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। अगर 5 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है जो कि समान प्रतिरोध के हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा, राइट। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, दोनों के केस में आर इक्वलेंट मिल गया, जो हम लोगों को प्रश्न में R1, और ये आपको क्या दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। अब क्योंकि ये आपको R1 और R2 जैसे कि दिया हुआ है, अब इनका रिलेशन अगर आप लोगों को निकालना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो पहला वाला तुल्य प्रतिरोध है वो 5R है, और दूसरा वाला आपका कितना है, R2 जो है R/5 है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 25। कैसे कैसे होगी 25, बताओ जल्दी से फटाफट से। लाइक हमें जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्या, R1 इज इक्वल टू एन R2, तो R1 की जगह में अगर मैं रख दूं यहाँ पे 5R, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, R/5, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका R और R कैंसिल हो जाएगा, और N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है एक नंबर का सवाल, बट आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अटेम्प्ट करने में 2 से 3 1 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का सवाल है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, मात्रक आप लोगों को ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन एकदम इजी मात्रक नहीं पूछेगा। लाइक जैसे कि अगर हम फ्लक्स की मात्रक की बात करें, तो जो फ्लक्स का मात्रक होता है वो वेबर होता है, लेकिन यहाँ पर वेबर ना पूछ करके ये आपको पूछा है वोल्ट सेकंड या कूलम सेकंड या फिर वोल्ट मीटर या कूलम मीटर के फॉर्म में आपको पूछा है। ठीक है, तो ये मात्रक हमको कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है? एनी गेसेस? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसे हो सकता है। तो लाइक यहाँ पर जो है विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हमको पूछा गया, हमको पता है कि फाई बराबर क्या होता है हमारे पास ई ए। ठीक है, तो एक जो है हमारा ये विद्युत क्षेत्र जो है इसका एक मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और एक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर वाला मात्रक आपका कहाँ से आता है, तो ये जो रिलेशन होता है वो भुआंतर और किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र के बीच में, तो यहाँ से आपका जो मात्रक है ये आता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब अगर हमको मात्रक निकालना है विद्युत फ्लक्स के लिए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए मात्रक हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स है फाई, इसका मात्रक मिल जाएगा वोल्ट मीटर। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है डेफिनेटली उसने सही आंसर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध x1 और x2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों के बीच में क्या करना है, रिलेशन बताना है। अमीटर तथा मिली अमीटर, अमीटर मतलब कि एम्पियर में धारा को नापने वाला धारामापी, और मिली अमीटर मतलब कि मिली अमीटर में धारा को नापने वाला धारामापी। अब यहाँ पर इनके प्रतिरोध की आपको तुलना करने के लिए पूछा गया है। प्रतिरोध मतलब कि डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर इनके शंट प्रतिरोध की तुलना करने के लिए कहा गया है। राइट, तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पर अमीटर की बात कर रहे हैं और या फिर हम क्या कर रहे हैं मिलियमीटर की, तो मिलियमीटर मान लो कि हम गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर रिलेशन की अगर हम बात करें, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमारे पास अधिक होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर क्या करते हैं अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो अमीटर में एक छोटा शंट प्रतिरोध लगा करके इसको अमीटर में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, इसके परास को हम बढ़ा देते हैं, मतलब कि इसके रेंज को हम बढ़ा देते हैं कि ये ज्यादा मात्रा में धारा को नाप पाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा अमीटर है इसमें मतलब कि ये परास शंट में कनेक्ट क्यों किया है, तो शंट में कनेक्ट करने से देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर समानांतर क्रम की प्रॉपर्टी देखी है कि यहाँ पर जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने से घटता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे छोटे मात्रा में प्रतिरोध लिया है, तो इस बात को ध्यान दें कि हमने ये जो एस प्रतिरोध लिया है ये कैसा है, छोटा छोटा प्रतिरोध है। राइट, तो होगा क्या, यहाँ पर जो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर हम अमीटर की बात कर रहे हैं, तो अगर अमीटर का प्रतिरोध है वो क्या होगा, छोटा होगा, किसकी तुलना में, मिली अमीटर के, मतलब कि कम रेंज के धारा को नापने वाले यंत्र की तुलना में क्या होगा, कम होगा प्रतिरोध। तो इससे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच में संबंध लिखिए। तो अभी तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, ये यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव, अब 1 नंबर वाले सवाल हैं ये, तो 1 नंबर वाले सवाल के लिए आप 3 से 4 लाइन ही आप लोगों को लिखनी है, 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा समय आप लोगों को नहीं देना है। राइट, अगर हम इसकी बात करें विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच आपको संबंध यहाँ पर बताना है, तो एसआई में और एमकेएस दोनों ही पद्धति में आपका क्या होता है कि जो विद्युत शक्ति यानी कि जो पी है इसका मात्रक होता है वॉट। ठीक है, तो मतलब हम अगर इसके बीच संबंध लिखना है तो हम यही लिख सकते हैं कि भाई हमारा दोनों ही पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। हाँ, इसके अलावा अगर और वॉट को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जूल पर सेकंड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्योंकि हम जूल को क्या करते हैं, जूल जूल को जो है हम न्यूटन मीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो है न्यूटन मीटर पर सेकंड इस फॉर्म में भी आ जाता है। तो इस अलग अलग तरीके से आप मात्रकों को लिखते हो, लेकिन दोनों ही पद्धतियों में जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो वॉट ही है। राइट, तो ये हो गया आपका प्रश्न। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लो कोई चालक तार लेकर के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो आप सभी को पता है कि इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है,
तो भाई इसके चारों तरफ जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और क्यों उत्पन्न होता है? अच्छा जी, तो यहां पर आपको जो है ये एक्सप्लेन करना है कि उत्पन्न होता है कौन सा क्षेत्र और क्यों होता है। तो आपको बिल्कुल 2 लाइन में एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि भाई जब भी हम किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? तो उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है। धारा जो प्रवाह है वो आवेशों की गति के कारण हो रहा है। और जैसे ही आवेश गति करते हैं तो आवेशों की गति के कारण चुंबकीय बल उन पर लगता है। और चुंबकीय बल उन पर लगता है जिसकी वजह से उन पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। राइट, तो ये आपका हो गया कि जैसे ही आवेश यहाँ पर क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। तो आवेशों की गति, मतलब अब गति हो रही है, गति के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? गति के कारण आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता है, अगर हमारे पास 1/वर्गमूल एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है ना, किस भौतिक राशि को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है? तो ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग से ये सवाल है 8वें चैप्टर से। और बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है कि प्रकाश की चाल को करती है ये प्रदर्शित। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है जिसको हम सी या वी से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी बराबर 1/√एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट। ठीक है, इसको जो है हम v से भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब माध्यम के लिए होगा तो माध्यम के केस में क्या हो जाएगा? माध्यम के केस में इनके परावैद्युतांक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और म्यू दो हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है आपका? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। म्यू बराबर होता है म्यू नॉट और म्यू आर। तो निर्वात या वायु के केस में जो चुंबकशीलता आपकी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होती है, और उसके लिए आपके जो है प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छा जी, तो प्रकाश किरण की हम बात कर रहे हैं या फिर हम तरंगाग्र की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो प्रकाश किरण किसी स्रोत से यहाँ पर निकल रहा होता है। और जैसे कि तरंगाग्र के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल, जैसे कि आपने कभी ना कभी बचपन में बिल्कुल कंकड़ जो है पानी में फेंका होगा, तो आप देखते हैं कि उसकी चारों तरफ तरंगे निकलती है। पहले फिर मतलब प्राथमिक तरंगाग्र, फिर द्वितीयक तरंगाग्र निकलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक सारी चीजें पता होगी। अगर हम यहाँ पर प्रकाश किरण और तरंगाग्र के बीच में कंपैरिजन करें, तो जो ये आपकी प्रकाश किरण है, ये आपकी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है आपकी? प्रकाश किरण जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि क्या करती है? सीधी रेखा में आपकी गमन करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं? तरंगाग्र की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक जो है मतलब मान लो कि हमने पत्थर को क्या किया? पानी में फेंका। ठीक है, तो वो उस बिंदु पथ से क्या करती है? बिंदु पथ से यूं इस तरीके से फैलना शुरू करती है। और जब द्वितीयक तरंगाग्र बनते हैं तो इनके अपने जो है मतलब ये फैलते रहते हैं। तो तरंगाग्र किसी तरंग के सभी बिंदुओं का क्या है? बिंदु पथ है। ठीक है, क्या है? बिंदु पथ है। ये इसका सीधी सरल रेखा में पथ है, इसका क्या है? आपका बिंदु पथ है। ये आप जो है बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 नंबर का ही सवाल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को लिखना है, सिंपल सी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऊर्जा बैंड की बात कर रहे हैं तो क्या होता है ऊर्जा बैंड का मतलब? देखो भाई, ये प्रश्न आप लोगों को 5 नंबर का भी पूछता है। क्योंकि हमें यहाँ पर केवल 1 नंबर का पूछा गया है, तो हम इसको 1 नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र परमाणुओं के जो ऊर्जा स्तर हैं, ठीक, मान लो कि हमारे पास क्या होता है कि एटम है। एक एटम, मान लो कि वो अपना पूरा एक मैटर में क्या होगा? बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट? जैसे इस तरीके से एक एटम हमारा ये हो गया। एक मैटर की बात करें तो इसमें क्या होंगे? बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होंगे कि भाई कोई भी जो वस्तु होती है किसी एक परमाणु से तो नहीं, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर ही बनी होती है। और वहां पर क्या होता है कि वो परमाणु जो है, स्वतंत्र परमाणु होते हैं, उनके अपने क्या होते हैं? अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। और उनके अलग अलग ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? कुछ ओवरलैप होकर के 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है एक, और एक जो है आपका ऊपर वाला ऊर्जा स्तर होता है। तो यहाँ पर इनका जो है बिल्कुल नाम रखा गया है इन ऊर्जा स्तरों का। जो नीचे वाला है इसको हम जो है क्या बोलते हैं? इसको हम संयोजक बैंड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? चालक बैंड।
ऊपर वाला, और ये आपका क्या है, संयोजक बैंड। ठीक, तो आप इसको सिंपली एक नंबर के लिए आप अगर आपको परिभाषित करना है भाई, ठोसों में ऊर्जा बैंड स्वतंत्र परमाणुओं के ऊर्जा स्तर जब क्या होते हैं, ओवरलैप हो करके यहाँ पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या हो रहे हैं, ऊर्जा स्तर में विभाजित हो रहे हैं, जिसमें से एक जो है संयोजक बैंड कहलाता है और दूसरा जो है वो चालक बैंड कहलाता है। क्यों हो रहे हैं, तो इनके बीच आपस में अन्योन्य क्रिया हो रही है, जिसके कारण ये ओवरलैप होकर के क्या हो रहे हैं, इस तरीके से बैंड्स में क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि परमाणु में अंदर में आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे डेफिनेटली, है ना। तो ये हो गया आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड। छोटा सा डायग्राम बना के इसको जो है आप शो कर सकते हैं, और इसके अलावा बस इतना ही लिखना है, क्योंकि एक नंबर का आप लोगों का सवाल है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन अगर हम देखें, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने करी है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सिंपल है, देखो एक नंबर के क्वेश्चन में भी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगा। यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में लिख दो कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज करी गई है वो हेनरिक हर्ट्ज जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक नंबर का ही सवाल है। अब इसके बाद जो प्रश्न है आपके दो नंबर वाले प्रश्न है, और दो नंबर वाले प्रश्नों को आपको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर दो नंबर का जो सवाल कुछ न्यूमेरिकल टाइप का दिख रहा है। 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफेरेड की धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक संधारित्र ले लेते हैं जो 10 माइक्रोफेरेड का हमको दिया गया है। इसको जो है किससे आवेशित किया जा रहा है, तो 2 वोल्ट के स्रोत से इसको आवेशित किया जा रहा है। अब ज्ञात क्या करना है, तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है और संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, दो चीजें आपको यहाँ पर पूछी गई है और दोनों में ही आपको क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पहला जो प्रश्न है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, मतलब हमने जो 2 वोल्ट का स्रोत का जो बैटरी लगाया है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है इस धारा प्रवाहित होगी, जिसकी वजह से ये जो आपका प्लेट है वो संधारित्र की जो प्लेट्स है वो आवेशित होगी, समानांतर प्लेट्स, राइट। अब जैसे ही आवेशित होंगी, तो कैसे होंगी, आवेशित जैसे कि हो रही है, तो इस 2 वोल्ट के विभव की वजह से हो रही है। और ये ऊर्जा संचित करेगी, तो ये आवेशित कब तक होगी, जब तक कि इसका विभव जो है यहाँ पर समान ना हो जाए, तब तक ये क्या होगी, ये आवेशित होगी। तो जो ऊर्जा संचित करेगी वो, और जो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा है, दोनों का मान समान ही होगा। और यहाँ पर ऊर्जा के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है 1/2 CV का वर्ग। यहाँ पर हमको सिंपल यहाँ पर धारिता का मान रखना है 10 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे जो हमारे पास विभव है ये क्या है आपका 2 का वर्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 वोल्ट का स्रोत हमने लगाया हुआ है। इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, ये आपका 1 2 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, बताओ, 20 माइक्रोफेरेड, सॉरी सॉरी, माइक्रोफेरेड नहीं, वो तो हमारी धारिता है। तो यहाँ पे माइक्रो जूल आ जाएगा ऊर्जा, क्या आ जाएगा, माइक्रो जूल। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो यहाँ पे संधारित्र में संचित ऊर्जा और स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, दोनों का ही मान आपका क्या है, 20 माइक्रो जूल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। अब अगला प्रश्न अगर हम देखें, तो अगला प्रश्न आपका 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.2 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेल बना लेते हैं। हमने एक सेल बना लिया और यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान हमको 0.2 ओम दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जा रहा है। बाह्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, तो बाह्य प्रतिरोध आपको यहाँ पर कैपिटल R बराबर 2.8 ओम दिया हुआ है। याद क्या करना है, तो सेल के खुले सिरों पर विभवांतर, ठीक है, मतलब कि इनके दो जो खुले सिरे हैं इन पर हमको विभवांतर ज्ञात करना है। अब इसके बाद सेल से प्राप्त धारा की गणना करनी है, मतलब कि इस सेल की वजह से इस परिपथ में या फिर इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो भाई सेल के लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है क्या है, विभवांतर बराबर आपका क्या है, विद्युत वाहक बल माइनस आपका I, और ये आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक, अब यहाँ पर हमको V का मान जो है ज्ञात करना है, विभव कितना मिल रहा है, अभी हमको I नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हमको जो है क्या पता है, 1.5 आपका विद्युत वाहक बल हो गया, और आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है आपको 0.2 ओम दिया हुआ है। ठीक,
तो अभी हमको पहले क्या करना होगा, तो पहले हम लोगों को यहाँ पर धारा आई का मान ज्ञात निकालना होगा। आई का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आई का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो हमारे पास जो ये सूत्र है, राइट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है इस विभव की जगह में कैपिटल आई और कैपिटल आर लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके जब सूत्र निकालेंगे तो आपको ये वाला सूत्र ही प्राप्त होगा, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करने से याद होता है, रटने से याद नहीं होता। ठीक, यहाँ पर आई हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ई का मान 1.5 हमको दिया हुआ है, 0.2 हमको स्मॉल आर का और कैपिटल आर का मान जो है हमको 2.8 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस नीचे में 3 हो जाता है और यहाँ से 1.5/3, मतलब कि यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 1/2 या फिर हम 0.5 एम्पियर बोल सकते हैं इसको। अब हम क्या चले जाते हैं वापस पहले वाले इक्वेशन में। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विभव का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पर 1.5 माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 0.5 इंटू 0.2। ठीक, या तो 1/2 भी आप लिख सकते हो, 1/2 से आपका जो है यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो सकता है। तो ये हो गया आपका 1/2, तो ये हो गया आपका क्या 0.1 आ गया यहाँ पर। तो 1.5 में से 0.1 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4। तो आंसर आ गया हमारे पास विभवांतर। दोनों ही चीजें हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। यहाँ पर जो हमको विभवांतर पूछा था ये हमारे पास 1.4 वोल्ट आया है और धारा का मान जो है वो क्या है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करता है, ध्यान देंगे यहाँ पर लैम्डा क्या कर रहा है, तरंग का गुण प्रदर्शित कर रहा है और संवेग p क्या कर रहा है, कण का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके लिए जो है डी ब्रॉगली जी ने अपना समीकरण दिया था जिसको हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर यही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो व्यंजक लैम्डा बराबर h बाई पाई या फिर p बराबर h बाई लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। हाँ भाई, 2 नंबर का ही सवाल है ये। आपका जो सवाल है वो 5 नंबर या 3 नंबर के सवालों में भी आता है। बहुत ही सरल इसका डेरिवेशन है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि जो लैम्डा है वो आपके तरंग का गुण प्रदर्शित कर रहा है और आपका जो यहाँ पर पी है वो आपका कण का गुण प्रदर्शित कर रहा है। और डी ब्रॉगली जी ने यही किया था तरंग और कण के लिए, दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशन बता करके डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हमें दिया था। और ये हमें कैसे प्राप्त हुआ था, तो भाई जब भी हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो फोटोन की ऊर्जा है वो क्या होती है, एच न्यू होती है, राइट। तो ये आपकी क्या हो गई, फोटोन यानी कि कण प्रकृति की बात हो गई। जब तरंग प्रकृति की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एम सी का वर्ग, जहां पर सी क्या है, आपका प्रकाश का चाल है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। जैसे ही हम इन इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर एम सी का वर्ग हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, m एक तरफ और बाकी सारी चीजें एक तरफ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पक्षांतर करके लिख लिया। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, c को यानी कि प्रकाश की चाल का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दोनों पक्षों में आपको पूरा थ्योरी आपको लिखना है, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताती चली जा रही हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। धीरे धीरे कंप्लीट सॉल्यूशन बताने की बजाय मैं सीधा अप्रोच बताती हुई चली जाऊंगी, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होने लगेंगे। तो कम टाइम में हम लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करते चले जाना होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के चलते ये चीजें हमको धीरे धीरे इंप्रूव करनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों पक्षों में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकाश की चाल का अगर गुणा कर रहे हैं तो एक सी और एक सी यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, ये और एम और जो सी है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि जो संवेग होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में है जिसकी चाल हमारे पास कितनी दी गई है, सी दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एम सी की जगह में पी लिख सकते हैं और ये पी बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। ये एक इक्वेशन आ गया। ये जो इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पर मिला है, ठीक है, तो ये आवृत्ति बटे क्या है आपके पास यहाँ पर, प्रकाश की चाल या वेग हम कह सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है, जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य बराबर वो क्या होता है हमारा, ये आपका हो गया क्या, ये प्रकाश की चाल बटे आपकी क्या हो गई,
आवृत्ति हो गई। इसका बेसिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत ही क्विकली ध्यान से सुनिएगा कि ये आया कहाँ से है। बहुत ही मतलब आप इसको भी अगर नहीं याद करो समझोगे तो बहुत अच्छा होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आया। तो हमारे पास क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अब इस बेसिक में होता क्या है कि यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वो हमारा वेग है, और जो विस्थापन है वो हमारा तरंग दैर्ध्य है। और हम लोगों ने यहाँ पर समय को a1/t को हम लोगों ने क्या लिख लिया है, आवृत्ति के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हो गई क्या, आपकी आवृत्ति। अच्छा जी, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको लैम्डा बराबर क्या मिल गया, c/आवृत्ति, मतलब कि आपकी प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति। तो इसको याद करने की नीड नहीं है। आई होप कि आज आपको ये चीज समझाई है मैंने, आपने कहीं इस चीज को समझा नहीं होगा, और इस चीज को समझने के बाद आपके दिमाग में ये छप गया होगा। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब किसी बड़े एग्जाम्स के लिए हम लोग तैयार कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम, आपके 12th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपके लिए जो है मतलब डरावना किसी बच्चों के लिए हो सकता है, उनको जिनको जो है जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा नहीं है। बट अगर जिन्होंने इस चैनल पर मेरे साथ फिजिक्स पढ़ा है, जो बच्चे पुराने मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि क्या आपको फिजिक्स से डर लगता है, तो वो बिल्कुल यही कहेंगे, नहीं हमको तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी फिजिक्स से डर ना लगे, तो इसके लिए कंटिन्यू आप लोगों को इस चैनल पर आ रहे सारे वीडियोस पूरे पूरे शुरू से आखिरी तक लगातार जरूर देखते हुए चले जाना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन में हम यहाँ पर अगर देखें, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्योंकि आवृत्ति बटे चाल है, तो हम इसको जो है 1/लैम्डा बराबर ये हो जाएगा आवृत्ति बटे चाल। इस तरीके से आपका ये संवेग बराबर क्या हो गया, h/लैम्डा। क्या हो गया, संवेग बराबर आपके पास यहाँ पर h/लैम्डा, जिसको हम यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, h/p भी हम लिख सकते हैं। अब यही दोनों चीज को हम लोगों को क्या किया, पूछा गया था वहां पर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में। ठीक, दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई। 2 नंबर का हमारा सवाल जो हम हल कर चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपर थ्योरी के साथ आपको लिखना होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति की अगर हम बात कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम है। ठीक, अब यहाँ पर द्रव्यमान क्षति आपको किलोग्राम में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द्रव्यमान क्षति, यानी कि नाभिक के लिए जो द्रव्यमान क्षति है उसको हम डेल्टा एम से प्रदर्शित कर रहे होते हैं, जिसका मान हमको यहाँ पर 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम दिया हुआ है। इसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है हमें। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात कर रहे होंगे, तो जो द्रव्यमान क्षति के साथ जो प्रकाश की चाल का रिलेशन होता है, तो वहां से हम लोगों को किसी भी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का सूत्र मिलता है। क्या होता है भाई बंधन ऊर्जा का सूत्र, एक बार जल्दी से क्विक कमेंट्स करके अगर बच्चे बता सकते हैं तो बताएंगे जल्दी से फटाफट। क्या होगा, द्रव्यमान क्षति गुणा जो प्रकाश की चाल का वर्ग है, वही आपकी बंधन ऊर्जा का सूत्र है। अब हमें यहाँ पर द्रव्यमान क्षति प्रश्न में दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम में दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। सी की जगह में हम लोगों को रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, तो हमें मिल जाएगी क्या, बंधन ऊर्जा। करो भाई सॉल्व, फटाफट से करो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये आपको मिलेगा 1.8 × 10⁻, क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ये हो गया 8। 8 का वर्ग अगर हम यहाँ पे 10⁻8 का वर्ग करें तो ये हो गया क्या, 16। दोगुना हो जाएगा, 16 में से आपका जो है आपका क्या होगा, ये 6 अगर माइनस हो जाएगा, ठीक, 6 अगर माइनस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, बताओ जल्दी से, फटाफट से कैलकुलेशन करके बताएंगे। अच्छा, ये जो 3 है यहाँ पर, इसका 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पर हमारे पास हो गया क्या, ये हो गया हमारे पास सबसे पहली बात की 10⁻10। ठीक है, 10⁻10 हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारे पास 18 आ रहा था, क्या आ रहा था, 18। अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, जब हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, तो हमने यहाँ पर इसकी घात बढ़ा के इसको क्या लिख दिया, 10⁻11 लिख दिया, क्योंकि हमने 18 में से एक 10 जो है बाजू में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो मान हमें आया है, ये किस में आया है, तो ये मान हमें जूल में आया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा का मान है 1.8 × 10⁻11 जूल में। एक मान तो निकल गया, अब इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मान ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, जल्दी से बताएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम,
बताओ भाई क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालने के लिए, एनी आइडिया? तो ध्यान से देखेंगे यहाँ, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमें क्या पता है, ये होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। ठीक है, 1 जूल बराबर अगर हम देख निकालना चाहे तो यहां से हमारे पास 1 जूल बराबर कितना निकल जाएगा, तो ये कर सकते हैं हम 1/1.6 इंटू 10 to the power -19। अब इसको जैसे ही अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें 1 जूल बराबर मिल जाता है 6.242 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल का मान हमें मिल गया। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 1.8 इंटू 10 to the power 11 जूल है। अगर हमें जो है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बंधन ऊर्जा E बराबर 1.8 इंटू 10 to the power 11 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हम 6.242 इंटू 10 to the power 18 से, और ये आपका कन्वर्ट हो गया क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 1.123 इंटू 10 to the power 30। ये किस में आ गई वैल्यू, बंधन ऊर्जा की वैल्यू हमें मिल गई क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज है। तो इसलिए ही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा तो सब कुछ है, पढ़ रखा है सब कुछ, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाई मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी तो बहुत जरूरी है। अब हम शुरू कर रहे हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है, निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है, लाइक जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर कर रहा है और किस प्रकार निर्भर कर रहा है, चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर कर रहा है और किस प्रकार निर्भर कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो ये जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है हमारा, राइट। अब ये आंतरिक प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करेगा, ठीक है, तो ये आपका जो है डेफिनेटली तापमान पर निर्भर करेगा, क्योंकि जब हम बेसिक प्रतिरोध की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर भी वो लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान और मतलब कि किस चीज से बना है उस पर निर्भर करता है। लेकिन क्योंकि ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। और जो प्रभावी क्षेत्र है, मतलब जिस विद्युत क्षेत्र में ये रखा हुआ है ना, जिसकी वजह से ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर पा रहा है, विभवांतर दे पा रहा है, राइट, तो ये प्रभावी क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो जो रासायनिक ऊर्जा के लिए जो हम विलयन देते हैं उस विलयन की सांद्रता कितनी है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। हाँ जी, अब विलयन की सांद्रता के साथ साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, जैसे कि आपका प्रतिरोध भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। वैसे ही यहाँ पर भी आपका पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, पदार्थ की आकृति मतलब की लंबाई और क्षेत्रफल पर भी आपका क्या मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। अच्छा जी, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो नॉर्मल प्रतिरोध की हम बात कर रहे होते हैं, ये आपकी पदार्थ की आकृति मतलब की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपका आंतरिक प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों ने वहां पर क्योंकि विलयन लिया हुआ है, तो ये जो है रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर विलयन की सांद्रता से रिप्लेस हो जा रहा है। ठीक, तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका जो कैपिटल आर और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है उसमें। अब हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, नेक्स्ट हम लोगों को चालक के प्रतिरोध की ही बात करनी है। तो चालक के प्रतिरोध के लिए हम लोगों को सिंपली पता है, अभी अभी मैंने बताया क्या क्या, ये आपका लंबाई, क्षेत्रफल और ये आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे आपका ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, वैसे ही पदार्थ की प्रकृति, ठीक, और तापमान पर भी निर्भर करता है। डेफिनेटली आपका आर भी किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। जब हम चालक के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, चालक के लिए बात करें, तो ये हो गया आपका। अच्छा, 3 नंबर का सवाल है, तो प्रॉपर इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लिखना होगा। लाइक जैसे कि सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई हम जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे होते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहाँ पर होता है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपके विद्युत सेल में जो है, जब आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको जो मतलब की जो धारा प्राप्त होती है उसमें जो रुकावट आती है वो आपका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और आंतरिक प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार से निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। सबसे पहले आप विलयन की सांद्रता लिख दो, क्योंकि
हमारे पास सेल के अंदर क्या भरा होता है, विलियन भरा होता है। उसके बाद आप तापमान के बारे में एक्सप्लेन कर दो, प्रभावी क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में उसका जो क्षेत्र है, जो भी आपने विद्युत सेल की डिटेल्स में पढ़ा है वो सब कुछ आप लोगों को लिखना होगा। बाकी आर के लिए भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से कम आप इसको 3 नंबर के लायक बनाकर लिखना है आप लोगों को। रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, तो बार बार मैं आपको ये चीज बता रही होती हूँ, तो प्लीज आप लोगों को ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको समीकरण दिया गया है E बराबर 100 कॉस 6 गुणा 10 की घात 8 टी प्लस 4x वोल्ट पर मीटर से निरूपित किया गया है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, अपवर्तनांक मतलब कि आपका क्या हो गया म्यू, और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। ये सवाल बहुत ही आसान है आपके, ये 8वें चैप्टर से ये सवाल है। सबसे पहली बात कि जो हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है, तो समय बचाते हुए जो इक्वेशन है उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में लिखना होगा। जो बेसिक इक्वेशन होता है वो मैं आपको लिख रही हूँ। ई बराबर क्या होता है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, अब अगर आपको जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, ई नॉट की वैल्यू 100 मिल रही है, ओमेगा की वैल्यू हमको 6 गुणा 10 की घात 8 मिल रही है, और जो के है हमारे पास, के की वैल्यू मिल रही है हम लोगों को क्या, 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम लोगों को निकालना है। ठीक, अब जो माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के जो कॉन्सेप्ट है उनके अनुसार जो हमारा मतलब कि यहाँ पर जो हमें अपवर्तनांक जो निकालना है, इसके अलावा जो वेग निकालना है ना, अपवर्तनांक के लिए आपका क्या हो जाएगा एन, या फिर आप इसको म्यू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, प्रकाश की चाल बटे जो वेग है। ठीक, तो मतलब कि हमको जो पहला सवाल है हमारा माध्यम का अपवर्तनांक, इसके लिए हमको इस तरंग का वेग निकालना है, वेग की जरूरत पड़ेगी। तो वेग भी हम लोगों को पूछा है लेकिन सेकंड स्टेप में, तो पहले हमको वेग फाइंड आउट करना है, और वेग बराबर होता है आपका ओमेगा बटे के। क्या होता है, ओमेगा बटे के। अब ये सूत्र आपको पता होने चाहिए, अगर आप विद्युत चुंबकीय तरंग के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को डिफाइन की गई है। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को पता है, इक्वेशन में हम लोगों को दिया गया है 6 गुणा 10 की घात 8 और के की वैल्यू 4। इसको हम लोगों ने रख लिया, वैल्यू रखते ही हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, वैल्यू क्या आ गई 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेग हम लोगों को मिल गया। अब इस वेग का इस्तेमाल करेंगे हम अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो प्रकाश की चाल क्या होती है 3 गुणा 10 की घात 8, और हमने यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग निकाला है, जो समीकरण दिया है उसके अनुसार, तो ये कितना आया है 1.5 गुणा 10 की घात 8। अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, अपवर्तनांक 2 मिल गया। तो पहला आंसर क्या हो गया, अपवर्तनांक बराबर हमारा 2। दूसरा आंसर क्या हो गया, वेग बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक है, जो विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हमें जो यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल इसी जैसा सिमिलर ही होता है। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक है, बी बराबर बी नॉट साइन, ये आपका हो गया क्या, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, तो के की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, सिर्फ आपको बी नॉट की वैल्यू निकालनी है। और अगर आप बी नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रकाश की चाल की और ई नॉट की। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है। लो भाई, यहाँ पे न्यूमेरिकल में पूछ दिया है, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान देने वाली बात है। ये प्रश्न ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी। अब ई नॉट की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है हमारे पास, तो 100। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ई नॉट की 100, और यहाँ पर सी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो सॉल्व करते ही हमें यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो ये आपका 10 की घात ऊपर चला जाएगा, 10 की घात -8 हो जाएगा आपका, है ना, और ये 10 की घात -8। अब 100/3 मीन्स क्या हो गया, ये आपका अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 33.3। आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 पॉइंट, है ना, 3.33 इंटू 10⁻⁻7। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल गई, यहाँ पर आप लोगों को बी नॉट की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये बी नॉट की वैल्यू वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे, तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, 3.33 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पे हो गया साइन
और ओमेगा के जगह में 6 गुणा 10 की घात 8 टी प्लस क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका के की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो ये हो गया 4x। इक्वेशन लिख लिया हमने, है ना। तो ये आंसर भी हमारा आ गया। इसको जो है आप देख सकते हैं कि आपको अगर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो व्यंजक पूछा है वो भी हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। तो 3 नंबर के सवालों में जो हमारे पास अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वें अध्याय से आपका सवाल है। आपको जो है यहाँ पर अनुचुंबकीय, नहीं पहले हम प्रतिचुंबकीय लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ठीक। अब इनके लिए आपको क्या पूछा है, इनमें आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। 3 नंबर का सवाल है, बहुत बढ़िया से अटेम्प्ट करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय की, ठीक। तो सबसे पहली बात की जो प्रतिचुंबकीय होता है, नाम सही है प्रतिचुंबकीय, मतलब कि ये, मतलब कि इसमें चुंबकीय गुण पाए, तो मतलब इसमें चुंबकीय गुण पाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे, प्रतिकर्षण, कैसे, प्रतिकर्षण के। तो होता क्या है कि ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र या फिर मतलब जहां पर चुंबकत्व प्रेजेंट होता है, वहां पर ये प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चुंबक के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, प्रतिकर्षण होता है यहाँ पर, बल्कि, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, जो मतलब कि प्रतिकर्षण। और अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर आकर्षण होता है, लेकिन क्या होता है, कम आकर्षण होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थों की बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थों में बहुत ही मजबूती से आकर्षण होता है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अधिक आकर्षण होता है, ठीक है। अब इनके जो गुणों के बारे में यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो किसके आधार पर बताया जा रहा है, तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर बताया जा रहा है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम क्या करते हैं, झाई से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या करती है, ये जो हमारे चुंबकीय पदार्थ है ना, जिनमें चुंबकत्व के गुण पाए जा रहे हैं, इनके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्योंकि जब प्रतिकर्षण का गुण एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो ऋणात्मक दिशा में होगी। कैसे होगी, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी ऋणात्मक दिशा में। अब ऋणात्मक दिशा में है, इसका मतलब क्या होगा कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, इसका मान होगा 0 से कम, ठीक। अब इसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ की जब हम बात करें, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो इसकी धनात्मक तो होगी, लेकिन कम धनात्मक होगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। लौह चुंबकीय के लिए अगर बात करें तो इसका जो है बिल्कुल अधिक धनात्मक होता है, 1 से ज्यादा ही होगा, जितना भी हो सकता है 1000 तक भी जा सकता है चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका मान जो है वो क्या होता है, आपका चुंबकीय प्रवृत्ति जो है इसकी 1 से ज्यादा होती है, ठीक। अब इसके अलावा और हम बात करें, लाइक अगर हम इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है। तो जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अभी तक आप लोगों ने जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में सुना होगा, एनी आइडिया, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएंगे कि क्या क्या उदाहरण आपके यहाँ पर हो सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, राइट। तो तांबा जो कि एक चालक तत्व होता है, वो एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल लिख लो, तांबा। तांबा के अलावा जो है वो आपका कॉपर, कॉपर के अलावा आपका जो एल्यूमिनियम है, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका जो है आपका क्या हो गया, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक। अब इसके अलावा एक सेकेंड, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, ठीक है। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में तो हमको पता है कि यहाँ पर लोहा, निकेल और कोबाल्ट आएगा, ठीक है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। और ये प्रश्न आप लोगों का जो है किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम जब बात कर रहे होंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, तो चभी प्रतिचुंबकीय के लिए एग्जाम्पल्स, ठीक है, हाँ जी। तो जैसे कि हमने तांबा की बात करी थी, तो बिल्कुल मैंने कंफर्म कर लिया है, क्योंकि
यहाँ पर बिल्कुल एक जगह आप लोगों को गलत दिया, कई जगह क्या होता है कि आंसर आप लोगों को गलत दिए होते हैं और उस गलत आंसर की वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल सही पढ़ना है। भले एक बार हम कंफर्म कर ले, चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपर की बात करी थी, तो कॉपर आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ही आता है। ठीक, अब इसके अलावा जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, मतलब कि जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल है ज्यादातर यहाँ पर जो है आपकी किसमें है, सिल्वर को, जैसे सिल्वर हम लोगों ने लिख लिया है ना, चांदी लिख लेते हैं हिंदी में, चांदी, सोना, और इसके अलावा सीसा, बिस्मथ, ये सारे क्या है आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्या है आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें किसके, अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल की बात करें। ठीक, तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो एग्जाम्पल है ये आपके हैं कैल्शियम, प्लैटिनम, लिथियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आपका जो है अनुचुंबकीय पदार्थों में आता है, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, और क्या हो गया आपका प्लैटिनम। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर जो है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए तो लिख लिया है लोहा, कोबाल्ट और निकिल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। लौह चुंबकीय पदार्थ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा चुंबकशीलता की बात होती है, तो चुंबकशीलता यानी कि म्यू की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जो म्यू है वो भी आपका चुंबकीय प्रवृत्ति की तरह ही होता है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनके लिए जो म्यू की वैल्यू है वो 0 से कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इनके लिए आपकी 1 से ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने बताया 1000 तक की भी होती है। और आपका क्योंकि झाई और म्यू के बीच में क्या है, रिलेशन होता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, तो झाई इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 होता है आपका। ठीक, तो ये रिलेशन होता है, तो यहाँ से ही आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि जितनी भी वैल्यू है उसमें लगभग +1 ही ऐड हो जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू है वो आपके आसपास ही होती है ना। अब जैसे +1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस चीज को करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर म्यू की, देखो एक चीज तो श्योर है कि म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। इसका मतलब है ये जो झाई की वैल्यू है, इसको हम 0 से 1 लिखने के बजाय सिंपली ये लिख लेते हैं कि धनात्मक, लेकिन कम धनात्मक, छोटी वैल्यू होती है, धनात्मक होती है लेकिन छोटी वैल्यू होती है, बस इतना ही मेंशन कर दो। ठीक, तो ये हम लोगों ने सारी चीजें देख ली है, किसके बारे में, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है, उदाहरण सहित हम लोगों ने अंतर स्पष्ट कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो वो सारी चीजें भी लिख दीजिए। हाँ जी, और आप इस यहाँ पर जो है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आप इनको डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चाहे तो। जैसे कि अगर हम डायग्राम की बात कर रहे होते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बता देती हूँ। प्रतिचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया और लौह चुंबकीय हो गया। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय के केस में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे आप लोगों ने प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इससे दूर हट करके इसके बाहर ही बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, तो क्या होते हैं, इनके अंदर में जो है डोमेन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डोमेन्स है वो आपके क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रेजेंस में जब हम लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और यहाँ पर ये जो लाइंस है आपकी इसमें से होकर के गुजरती है। और इसी तरीके से लौ चुंबकीय की बात करें तो भाई लौ चुंबकीय तत्व में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इनमें से जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो तो डायरेक्टली इसको क्रॉस होकर के मतलब कि प्रॉपर अच्छे तरीके से निकलती है। और ये आपका क्या हो गया, डायग्राम के आधार पर हो गया। ठीक, अच्छा, तो इसी के साथ जो है आज के ये सेशन जो हम लोगों ने किया है, इस सेशन में हमने जो भी पढ़ा है, एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस आप लोगों के 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को काफी समय लग सकता है। तो इसलिए आज के सेशन में लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। एक प्रिज्म का कोण यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम आपको दिया हुआ है। दोनों क्या है, ए और डेल्टा एम को यहाँ पर बराबर कहा गया है। न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए, आपतन कोण की, अपवर्तन कोण की और प्रिज्म के अपवर्तनांक की। ठीक है, तो जब हम प्रिज्म का अपवर्तनांक देखते हैं तो इन दोनों के साथ एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन क्या होता है, साइन
a/2। ठीक है, ये जो एक रिलेशन होता है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये रिलेशन। हाँ जी, अब क्या बोला जा रहा है कि इस रिलेशन में जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बताया है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिज्म कोण और जो न्यूनतम विचलन कोण है इसका मान इक्वल अगर रख दे, तो इक्वल अगर रख दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस ए की जगह में और इस डेल्टा एम की जगह में मान लो ए रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका a+a 2a, और 2a मतलब जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया साइन ए, और नीचे का है वो साइन a/2 एज इट इज है। हमको प्रश्न में पूछा क्या है, तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो यहाँ से हम लोगों को ये जो मिला है, इसमें इसमें जो है हम क्या किए हैं यहाँ पर कि ये जो साइन ए है, साइन ए की जगह हम लोगों ने यहाँ पर साइन 2a का जैसे कि अगर सूत्र लगाया, तो साइन 2a का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका 2 साइन a कॉस ए। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन ए है, तो हमने इसको क्या लिख दिया है, 2 साइन a/2 और कॉस a/2। ये सूत्र लगाने का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि हम जो यहाँ पर नीचे में हमारे पास a/2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये a/2 कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू म्यू या फिर n बराबर क्या आ जाएगा, 2 cos a/2, ये आपका क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक का मान। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को आपतन कोण और आप लोगों को अपवर्तन कोण भी पूछा है, तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, आप देख सकते हैं कि जो हमारा म्यू होता है, तो म्यू बराबर होता है हमारे पास साइन आई बाई साइन आर। तो यहां से आप क्या करोगे, आई बराबर आपको क्या मिल गया, ए, मतलब आपतन कोण आपको क्या मिल गया, ए, और अपवर्तन कोण की बात करें तो क्या मिल गया, a/2। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों ही आंसर्स लिख लिए हैं। 3 नंबर का सवाल काफी अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। और इसी के साथ जो आज का हमारा ये सेशन है यहीं पर हम एंड करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के लिए प्रैक्टिस करना, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बाय बच्चों।